नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, ये बात हम नहीं बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा कहा गया है। जी हां, आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ इंजन बताते हुए इंडियन इकोनॉमी की जमकर तारीफ की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इसके चलते 2025-26 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल बड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रही है, दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा मान रही है, लेकिन हमारे देश के नेता इसे डेड इकोनॉमी बता चुके हैं। पिछले साल आपको याद होगा कि राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाकर भारत की इकोनॉमी को डेड कह रहे थे। राहुल के उस बयान पर बीजेपी आज माफी की मांग कर रही है। आईएमएफ द्वारा तारीफ के बाद बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा है कि निराशा के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने देश से झूठ बोला, क्या आज वो माफी मांगेंगे? बहरहाल आईएमएफ की तारीफ के बाद एक तरफ बीजेपी चौड़ में है तो वहीं कांग्रेस को लगातार घेर रही है। अब क्या जवाब देगी कांग्रेस? देश को डेड इकोनॉमी बताने पर क्या सफाई देगी कांग्रेस? चर्चा इसी पर। तो पॉलिटिक्स एक तरफ होनी चाहिए, लेकिन देश में अगर देश से जुड़ी कोई बात हो तो कम से कम विपक्ष को पॉलिटिक्स से इतर हटना चाहिए। मतलब राहुल गांधी जब डेड इकोनॉमी कह रहे थे हमारे देश की इकोनॉमी को, तो उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए था। सिर्फ बयानबाजी यूं ही कर दी। आईएमएफ अब कह रहा है कि ग्रोथ रेट जिस तरीके से भारत में आगे नजर आ रही है, अच्छा भविष्य है, भारत को ग्रोथ इंजन दुनिया के लिए बता दिया है। हमारे साथ प्रियव्रत शर्मा जुड़े हैं बीजेपी से, नितिन सारस्वत जुड़े हैं कांग्रेस से और डॉक्टर पीएस बोहरा जुड़े हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। सबसे पहले मैं प्रियव्रत शर्मा जी का ही रुख करूंगी। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये गौरव का विषय है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इकोनॉमी की तारीफ हो रही है, लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट बीजेपी से आप है तो ये रहेगी कि हमें सिर्फ उनकी तारीफ सुनकर चौड़ में नहीं आना है या हमें सियासत नहीं करनी है। अभी भी जो महंगाई दर है उससे लोगों को राहत मिले, इस पर काम लगातार होने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये गौरव का विषय है कि दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। देखिए नंदिनी जी, जो आईएमएफ ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, वो काफी अच्छा स्टेटमेंट है और हमें दिख भी रहा है। आज देश की जो सुविख्यात और ख्यातिप्रद वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे वो यानसन यंग हो, प्राइस वाटर हाउस हो, मैकेंजी हो, जितनी भी अच्छी अर्थव्यवस्था, अर्थ को देखने वाले, आर्थिक दृष्टि के जो जगत के माहिर लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने भी भारत की काफी तारीफ की है। और आने वाले 20 साल में भारत की जो इकोनॉमी है, उन्होंने तो बोला है कि नंबर 2, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 भारत की व्यवस्था बनेगी। और जो मोदी जी ने भी बोला है 2047 तक विकसित भारत करने का, तो वो उसी आधार पर उनका एक जो उन्होंने नींव रखी 2014 के बाद में, किस करवट अर्थव्यवस्था बदली, कैसे हम चीजों से निकल करके वापस आर्थिक भूगोल के अंदर अपने आप को कर पाए। और हमारा कोई पुराना वैभव है, आज की बात नहीं है, हम अपने अतीत पर गौरव करें। बोला प्रधानमंत्री जी ने, तो मौर्य और गुप्त वंश की बात करें तो उस समय अभी हमारा देश आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध था कि विश्व व्यापार में सबसे बड़ी भागीदारी भारत देश की थी। तो हमारा अतीत गौरव कर रहा है और आज हम उस पथ पर चल पड़े हैं। और राष्ट्र के साथ में, देखिए राहुल गांधी जी ने, आपने बोला कि उन्होंने ये बोला वो बोला, सब कुछ करिए, राजनीति के अंदर राष्ट्र और धर्म का यदि भाव नहीं है तो वो राजनीति करना बेकार है। तो उस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो भारत जिस राह पर चल पड़ा है, जो अभी 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जीडीपी के अंदर अपन देखें तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर जी, आप नहीं जाना चाह रहे होंगे राहुल गांधी जी पर, लेकिन आपके अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन ने जैसे ही आईएमएफ ने तारीफ करी, उसके बाद तुरंत उन्होंने राहुल गांधी को ही टारगेट किया है। तो राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया है, तो नितिन सारस्वत जी से प्रश्न कर लेते हैं। सर, भारत की इकोनॉमी का लोहा आज आईएमएफ ने माना है, एक तरफ राहुल गांधी आपके नेता भारत को डेड इकोनॉमी बता देते हैं। मतलब दुनिया भर में देश को जहां बेइज्जत करने वाली बात आए तो राहुल गांधी वहां पीछे नहीं हटते हैं। तो डेड इकोनॉमी है देश की इकोनॉमी, या फिर जो आईएमएफ कह रहा है वो सच है? आज आप बता दीजिए। और राहुल गांधी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? देखिए नंदिनी जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है और मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक और आप मुझे अनइंटरप्ट एक मौका दें ताकि आपके दर्शकों को एक बात जा सके। सबसे पहले तो आईएमएफ ने क्या कहा है, अगर आपने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो आईएमएफ ने कहा है
कि जो हमने इस क्वार्टर में 6.6% जो हमने विकास दर का अनुमान लगाया था, उसमें हम लोग हो सकता है संशोधन कर दे कि क्या नाम से रिवाइज हो सकता है, क्योंकि हमारी वृद्धि। घरेलू खपत, जी। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, वो घरेलू खपत, क्योंकि केवल क्योंकि हमारी घरेलू खपत ज्यादा है, उसका रीजन भी दिया है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो तो। उन्होंने कहा केवल हमारी घरेलू खपत ज्यादा है, इसलिए हो सकता है वो रिवाइज हो सके। अभी रिवाइज नहीं किया है और बोला है कि हो सकता है रिवाइज। मैं अब आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ, वो आपको सुनना चाहिए बिना ग्रोथ इंजन अनइंटरप्टेड। कहा गया है कुछ सर, आंकड़े, स्टेटमेंट अरे ठीक सुनिए, कीजिए। आप ग्रोथ सुनिए इंजन पहले। कहा गया है, स्टेटमेंट ठीक कर लीजिए, फिर अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। तारीफ नहीं, हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ इंजन है क्योंकि घरेलू खपत हमारी, अगर आपने पढ़ा हो तो उसका तो रीजन दिया है लोगों कि की घरेलू खपत परचेजिंग हमारी ज्यादा है। कैपेसिटी बढ़ेगी तभी तो सुनिए, लोग खरीदेंगे, घरेलू ना खपत कंजप्शन बढ़ेगा। मेरी बात सुनिए। अब उसमें कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आईएमएफ ने सरकार की अकाउंटिंग को सी ग्रेड कर दिया है, और यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में जो आज 8.1% हमारी ग्रोथ रेट थी, वो अभी भी अगर 11 साल का एवरेज लगाए जिसको बता रहे हैं, तब भी 5.7% तक पहुंचेगी। 78 सालों में हमारा जो रुपया है, वो रुपया सबसे कम। अब किस तरीके का है व्यापार घाटा, हमारा एक महीने में जो व्यापार घाटा है वो 80 साल में सबसे ज्यादा है। और जो चाइना, हमारा $50 बिलियन से कुछ सालों के अंदर अब $116 बिलियन का तो केवल चाइना से व्यापार घटा रहा है। जैसे अमेरिका से हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, अब वो एक्सपोर्ट हमारा आधा रह चुका है। गरीब और अमीर के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। देश में 1% अमीर नागरिक हाथ में देश की 40% संपत्ति है और 65% देश की आय है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का है, उसने क्या कहा है, आपको वो आंकड़े सुनने चाहिए कि 2 साल में प्रति व्यक्ति कर्ज 90,000 रुपए से बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो गया है। आमदनी का 25.7% हिस्सा सिर्फ कर चुकाने में जा रहा है। सबसे ज्यादा 55% लोग तथाकथित रूप से क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ईएमआई आदि के लिए मुझे आप ये बता दीजिए, इतने बैकफुट पर अगर हम हैं, सर सुनिए तो सही। अब आंकड़े, जब आप आंकड़े की बात कर रहे हैं बैकफुट पर सर हम इतने हैं तो आईएमएफ झूठ बोल रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, अपने देश के आंकड़े नहीं सुनने चाहते? नितिन जी सुन रहे हैं और पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े बैठ जाते। सुनिए तो, आपने बात कंप्लीट की है सर, सबको शुरुआत में 1-1 मिनट ही मिलता है, आप मेरी बात सुनिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। आरबीआई से क्या नफरत है? नहीं नितिन जी सुनिए, सबको बराबर समय मिलता है, प्रश्न पूछिए, उसका जवाब दे दीजिए। क्यों नफरत है आपको? देश के रिजर्व बैंक से क्यों नफरत है आपको? क्यों नहीं सुनना? किससे नफरत है? नफरत हम किसी से नहीं करते सर, ये नफरत की पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, हमारे लिए मत बोलिए। सुनिए नितिन जी, प्रश्न तो सुनिए, आपको प्रश्न सुनना है सर, सुनिए मेरा प्रश्न आपसे सिंपल है, इतने बैकफुट पर अगर हम हैं तो आईएमएफ किस बेस पर कह रहा है कि भारत ग्रोथ इंजन है? दुनिया को भारत ग्रोथ इंजन के तौर पर मदद करने की राह पर है, ये आईएमएफ किस बेस पर कह रहा है? आप ये बताइए, आज देश में आज सबसे ज्यादा डॉलर में गिरावट है कि नहीं, आप बताइए मुझे। बिल्कुल सर, महंगाई दर भी बढ़ी है, आज डॉलर 90 रुपए पहुंच गया है। सुनिए मैं तो, कह रहा हूँ, सुनिए आज प्रति व्यक्ति कर्ज 4 गुना हो चुका है कि 90,000 से 4.8 लाख रुपए हो गया है कि नहीं हो गया? आज आमदनी का हिस्सा 25.7 हिस्सा सिर्फ कर चुकाने में जा रहा है कि नहीं जा रहा? और दूसरे देशों के जो कर्ज है वो हमारा आज $750 बिलियन हो गया कि नहीं होगा? ठीक है, ओके। मतलब राहुल गांधी ने जो कहा था डेड इकोनॉमी, कांग्रेस आज भी उसी पर स्टिक है। हमारी इकोनॉमी डेड है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल खराब स्थिति में है। भारत देश की इकोनॉमी को कांग्रेस बहुत खराब बता रही है, आईएमएफ कह रहा है बहुत अच्छी है। डॉक्टर पीएस बोहरा, आप बताइए सर, कौन सच्चा कौन झूठा? पॉलिटिकल बयान तो आप नहीं देंगे, ऑफ कोर्स इस पचड़े में नहीं फंसेंगे, लेकिन जो आईएमएफ कह रहा है उससे हम क्या निकालें? तारीफ की है कि नहीं की है आईएमएफ ने? भारत को ग्रोथ इंजन बताया है कि नहीं बताया है? नंदी जी नमस्कार, मैं आपके ऑडियंस को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, आईएमएफ ने जो कहा है उस रिपोर्ट के अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आईएमएफ ने ये बोला है कि तीसरे क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। उसके बिहाफ पे जनवरी में हम लोग हो सकता है अपनी जो हमने प्रेडिक्ट किया था उसको एक्सपेंड करें। देखिए, जो आपका थीम है, टॉपिक है, वो जीरो बोलना, डेड बोलना राहुल गांधी जी के बारे में है। मेरी गुजारिश ये है कि अर्थशास्त्र को या देश के आर्थिक विकास को राजनीतिक चर्चाओं के साथ जोड़ के ना देखें। ये भारत के स्वाभिमान की बात है। भारत को डेड बताइए कि ग्रोथ की बात हो रही है, जो वो तारीफ के तौर पर हम लें या ना लें, या फिर कांग्रेस की बात माने? देखिए, 2025 की जो दिवाली थी उसमें 6 लाख करोड़ की बाइंग हुई थी मैम, और 2024 की जो दिवाली थी उसमें 4.5 लाख करोड़ की हुई थी। करीब करीब 30% बढ़ोतरी थी। और वो हमें भी पता है कि सरकार ने जीएसटी रेट्स कट किए थे, और वो एक बहुत अच्छी कूटनीति थी।
ये कहना, देखिए ये हकीकत है कि दिवाली की बाइंग जो तीसरे क्वार्टर में आई, जिसके कारण आईएमएफ को ये कहना पड़ा है कि भारत का बहुत अच्छा डेटा आया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जीएसटी रेट कट है। और इसे हमें मोदी सरकार की एक अच्छी कूटनीति के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जो ट्रंप है वो तानाशाही व्यवहार कर रहे हैं। जब वो आप पे 50% का टैरिफ लगा रहे हैं, तो ग्लोबली हम लोग क्या करेंगे? हमारी अर्थव्यवस्था कैसे हम करेंगे? हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को ही बढ़ाएंगे। तो सरकार ने जीएसटी कट किया। इस बात को भी समझना चाहिए कि सरकार को जीएसटी कट से उसको बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। मुझे लगता है कि डेड इकोनॉमी है या नहीं, ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमिकली देखें, भारत को अब नहीं कोई रोक सकता है। लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं जिन्हें हमें सीरियसली समझना भी पड़ेगा। वो कंसर्न ये है कि गिनवाए गए, सर मेरा छोटा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी यहाँ पर, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनके सारे कंसर्न्स को हम झुटला तो नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड उनका झूठा नहीं है। लेकिन एक पॉइंट आप समझिए, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि 11 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हो गए। 11 करोड़ क्रेडिट कार्ड का मतलब करीब 50 करोड़ की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक आदमी के घर पे 4 आदमी होते हैं। लेकिन ये भी डेटा है, केपीएमजी की रिपोर्ट है कि 20,000 से 1 लाख रुपए तक की जो मंथली इनकम है उन पर ईएमआई बढ़ गई है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़िए, आम आदमी कंज्यूम तो कर रहा है ना। और ये देखिए, दोनों राजनीतिक पार्टी ये भी समझे कि कंजम्पशन जो इंडिया की यहाँ स्ट्रेंथ है वो कांग्रेस सरकार के रिफॉर्म्स के थ्रू आई थी। और आज मोदी सरकार ने उसी रिफॉर्म्स में जीएसटी कट्स को भी एक रिफॉर्म्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया। मुझे लगता है कि आर्थिक पक्ष पे भारत एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन कुछ सवाल करना चाह रहे हैं नितिन जी, उसके बाद मैं बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करूंगी। क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं नितिन सारस्वत जी? देखिए नंदिनी जी, क्या दिक्कत है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको ऊपर जीएसटी इस तरीके से लाद दिया गया कि आपको आटा दाल सब चीजों पे टैक्स कर दिया गया, बेचारे किसान के ऊपर, उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, उसकी मशीनरी पे टैक्स लाद दिया गया, और उसके बाद में थोड़ा सा कट दे दिया गया, तो वो उसको राहत दी जा रही है। आप सोचिए, पहले आपने उससे बुरी तरह लूटा। जो पेट्रोल के लिए बात करते थे कि जब हमारी सरकार आ जाएगी 40 हो जाएगा, आज 100 के पार चल रहा है। तो उसमें अगर वो 5 रुपए काट दे तो बोले कि कितनी बड़ी राहत दी। अरे आपने इतने साल जो लूटा है, आप वो तो समझिए। आपने उसको क्या हालत कर दी उस गरीब के जो 100 करोड़ लोग जूझ रहे हैं। लोग सोने को कर्जा देके ये भी समझना जवाब अच्छे से दे पाएंगे। ये भी आरबीआई की रिपोर्ट है। तो हम एक आंकड़े को हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 2024-25 में करीब 23,000 करोड़ की खरीदारी जो हुई है वो क्रेडिट कार्ड से हुई है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर्स नहीं बढ़े हैं। हम ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोन बढ़ रहे हैं तो उसका रीपेमेंट भी तो हो रहा है। परचेजिंग पावर देश की बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं देश पे कर्जा भी बढ़ रहा है। और इन्होंने जो जीएसटी दरें काट दी, राहत दी, पहले महंगा किया फिर सस्ता कर दिया, इस पर सरकार को वाहवाही क्यों मिल रही है? खैर, प्रियव्रत शर्मा जी बेहतर जवाब दे सकते हैं। सर, नितिन सारस्वत जी को आपने लगातार सुना और वो यही कह रहे हैं कि आईएमएफ की तारीफ को वो सिरे से सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं। वो बहुत सारे कारण भी गिनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बहुत बेहतर नहीं है। हम किस चीज पर घमंड करें? देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने 1-2 बात कही, एक तो डेट के बारे में और एक डॉलर के बारे में बात की। जब देश आजाद हुआ 1950 में डॉलर की कीमत थी 4.5 रुपया, और 2014 में जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला तब डॉलर की कीमत थी 62 रुपया, यानी 60 साल में डॉलर बढ़ा 15 गुना। और हमने जब सरकार ली 2014 में 62 रुपए से अभी 90 रुपए, यानी 1.5 गुना बढ़ा 11 साल में। तो डॉलर तो आपने बढ़ाया सबसे पहले। तो दूसरी बात ये बोले कि डेट, तो आज जीडीपी के अंदर जीडीपी टू डेट रेशियो बहुत बड़ा रिमार्केबल पॉइंट होता है किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी देश की जीडीपी इकोनॉमी को नापने का। तो आज अमेरिका और चाइना की जो जीडीपी टू डेट रेशियो है वो हमसे 2 गुना है, और हम आज भी 80% में है। हमारा फिस्कल डेफिसिट पूरा कंट्रोल में है। दुनिया सोच रही है कि भारत कर क्या रहा है, इधर तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, इधर डिमांड बढ़ रही है, इधर जीडीपी बढ़ रही है। और जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया है, जीडीपी टू डेट रेशियो को कंट्रोल किया है, महंगाई को कंट्रोल किया है, ये सब चीजें एक साथ करना बहुत मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत काम करना पड़ रहा है और इनको ये समझ आ नहीं रहा है। अब जो आदमी की डेढ़ पॉलिटिक्स हो गई, उसको सब चीजें डेढ़ नजर आती है। ये इनको दिखता नहीं। आर्थिक क्षेत्र के लोगों से पूछिए तो सही। ये जो बयान है, जीएसटी दरें कम की तो क्या, इसमें तारीफ क्यों चाहती है मोदी सरकार? पहले महंगा भी तो आप लोगों ने ही किया, सीधे तौर पर कांग्रेस ये कहती है। अब यही समझने की बात है। जब जीएसटी लगा, जीएसटी काउंसिल बनी, उसने जो जीएसटी का असेसमेंट किया रेट का, वो क्या किया कि कस्टम ड्यूटी कितनी लगती है, एक्साइज ड्यूटी कितनी लगती है, सेल टैक्स कितना लगता है।
तीनों ड्यूटी को जोड़ा, उस जोड़ने के बाद में जो नेट इफेक्ट आते हैं उसके बेसिस पे जीएसटी की रेट डिसाइड हुई। अब जीएसटी की रेट डिसाइड हुई, उसके बाद में कंजम्पशन बढ़ा, डिमांड बढ़ा। तो 2014 में जब हमारी जीडीपी 1.62 ट्रिलियन डॉलर थी, आज अपन 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे बैठे हैं, 2.5 गुना हो गई। तो इसका मतलब हमारा कंजम्पशन भी बढ़ा है, तो कंजम्पशन भी बढ़ा है तो रेवेन्यू भी बढ़ा टैक्स का। तो जब रेवेन्यू बढ़ने लगा और हमारे पास आज 24 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का आ रहा है, तो हमने कहा कि ठीक है, अगर देश के प्रधानमंत्री देश के वासियों को ये सपना दिखाते हैं कि हम टॉप 3 इकोनॉमी में से एक हो सकते हैं, विजन 2047 की बात करते हैं, तो इसमें सरकार की नीतियों का सपोर्ट करने की बजाय या सरकार की इस बात का सपोर्ट करने की बजाय आप लोग हर चीज में पॉलिटिक्स लाते हैं और सीधे तौर पर डेड इकोनॉमी बोल देना राहुल गांधी द्वारा। आप लोग बुराई भी कर रहे हैं तो उस लेवल की तो कीजिए कि देश डाइजेस्ट कर पाए। मतलब देशवासियों को डराने का, देशवासियों को बुरा महसूस कराने का टारगेट लेकर चलते हैं क्या आप लोग कि सीधे तौर पर डेड इकोनॉमी बोल दिया? आपसे बेहतर तो फिर आईएमएफ है सर, कम से कम मोटिवेशन तो देता है। देखिए, आईएमएफ ने तो अकाउंटिंग सीक्रेट कर दिया और किस तरीके से आईएमएफ पाकिस्तान को मदद कर रहा है और बाहरी एजेंसियों पे इनको विश्वास है, आरबीआई पे विश्वास नहीं है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की के विकास को किस पे नापेंगे? जहां उसके 140 करोड़ लोग को उनको क्या पहुंच रहा है? आज 140 करोड़ में से 80 करोड़ 5 किलो राशन पर निर्भर है। आज हमारे 87% लोग केवल बढ़ोतरी हो गई है जो सोने को गिरवी रख के अपना क्या नाम से अपना कंजम्पशन कर रहे हैं। 87% लोग, 30% लोग क्रेडिट कार्ड का बिल जमा नहीं करवा पा रहे, उनका 30% से ज्यादा हो गया। आज पूरे एशिया के अंदर, मैं केवल नहीं, पूरे एशिया में 2025 में सबसे खराब जो प्रदर्शन करने वाली वो करेंसी किसकी है? मोदी जी कहा करते थे कि जब मैं आऊंगा तो ये मजबूत हो जाएगा, 62 से 90 पहुंच गया। आज 6.03% कमजोर हुआ है रुपया डॉलर के मुकाबले और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग पूरे एशिया के अंदर करेंसी बना है। आज हमारे हर जगह इंडिकेटर देख लीजिए किस तरीके के इंडिकेटर है। क्या मैंने आज आपको बताया कि 80 साल में रुपया सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया? क्या ये बात गलत थी? क्या यूपीए के टाइम पे जो 8.1% जो ग्रोथ रेट रहा करती थी और जिसके अंदर कितने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और आज करोड़ों लोग गरीबी के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग तो केवल राशन पर निर्भर कर रहे हैं। डॉलर 60 से 90 पहुंच गया 15 सालों में, बड़ी बुरी बात है, बहुत दुखदाई है। लेकिन 4 रुपए से 60 रुपए तक पहुंचाने वाले आप लोगों की नीति बहुत अच्छी थी क्या? 4 रुपए से 60 रुपए तक पहुंचाने वाले आप लोग किस मुंह से ये कहते हैं कि 60 से 90 उन्होंने पहुंचाया? हम तो उन्हें भी क्रिटिसाइज करेंगे उनसे जब बात करेंगे। लेकिन आप लोगों की नीतियां बहुत अच्छी थी, एशिया में नंबर 1 थे, रुपया एशिया में नंबर 1 था। नंदिनी जी, वादा क्या था कि जब हम आएंगे तो मजबूत होगा या 92 पे ले जाएंगे? आप पहले ये बताइए, क्या वादा था? वादे तो आप लोग भी करते थे सर, वादा कौन नहीं करता? लेकिन कम से कम डेड इकोनॉमी तो नहीं बोलते थे वो लोग। का वादा था या उसको मजबूत करने का वादा था? आप ये बताइए। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उम्र, ऐसा लग रहा है कि डॉलर का प्राइस नहीं बढ़ रहा, रुपए के खिलाफ उम्र बढ़ती जा रही है। आप ये बताइए, आज उस बयान को आप जानते हैं कि नहीं जानते? समझ गई सर, अब आगे जो प्रवक्ता है मैं उनकी बात जानना चाहूंगी। आप उस कर्जे को जो आज पूरे देशवासी पे जो 4 गुना कर्जा हो रहा है, आप उसको नहीं मानते। नितिन जी, आज जब आईएमएफ ने तारीफ की देश की तो एक ही बयान राहुल गांधी का गूंज रहा है। उन्होंने देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था और राहुल गांधी जी के इररिस्पॉन्सिबल जो बयान है वही आप लोगों को पीछे लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद आपको समझ आ गया होगा कि रिकॉर्ड तोड़ जो हार आपकी हुई है, मैं रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी की तो क्या बोलूं, रिकॉर्ड तोड़ हार जो आप लोगों की होती है वो आपकी बयानबाजी से होती है, तो संभल कर बोलना चाहिए आप लोगों को। पीएस वोरा जी, सर अभी फिलहाल इस फाइट में कि देश की इकोनॉमी पीछे जा रही है या देश की इकोनॉमी आगे जा रही है, आप ओवरऑल इस सिचुएशन के हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग सरकार की रही है, स्पेशली मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है ये, मैं लास्ट 14 साल में जो एफर्ट हुए हैं उन्हें आप पॉजिटिव मानते हैं या फिर नहीं? आप कहते हैं कि बहुत सारे डिसीजंस में हम बैकफुट पर भी हैं? देखिए, ट्रंप ने जो किया तो उसके अगेंस्ट जो कर सकती थी सरकार ने वही किया और उसको जिस तरीके का रिटर्न भारत की जनता दे सकती थी वो रिटर्न दी हमने 6 लाख करोड़ की बाइंग करके। लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। मुझे लगता है बजट आने वाला है, प्रॉब्लम ये है मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ का कैपेक्स दिया है पिछले 10 सालों में, इतना बड़ा पूंजीगत खर्चे का बजट दिया है। लेकिन जब जीएसटी से कट से आपका रेवेन्यू कम हो गया है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि क्या निर्मला सीतारमण जी इस बारी कैपेक्स जो पिछले साल करीब 11.21 लाख करोड़ रुपए था उस पर ले जा पाएंगी?
दूसरी बात एक चीज और है कि हम चांदी पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। चांदी का मूल्य जो है वो 2,80,000 रुपए किलो चला गया है क्योंकि चीन ने एक्सपोर्ट बैन कर दिए। अब इस पे भी मोदी सरकार को अपनी कूटनीति वापस यूटिलाइज करनी पड़ेगी। चांदी के व्यापार में जो लोकल कारीगर हैं उनकी नौकरियां जाने लग गई हैं क्योंकि आभूषण अब एक जो पायल पायजेब जो 5,000 की बनती थी वो 20,000 की बन रही है। मैं लेटेस्ट रिसर्च पे आपको बता रहा हूँ ये चीज। 10-10, 20-20 हजार जो असंगठित क्षेत्र के रोजगार देता था ये आभूषण का क्षेत्र, उससे अब दिक्कत आने वाली है। तो चीजें ये है कि ट्रंप ने जो किया तो उसके अगेंस्ट मोदी जी को जो करना था उन्होंने किया। और रही बात, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कूटनीति में कुछ स्तर पर हम विफल हो रहे हैं। ट्रंप जो कर रहे हैं वो अपनी जिद की वजह से कर रहे हैं, अपने नेचर की वजह से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल जो आप भारत की कूटनीति को लेकर आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर उसको थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं वोरा साहब? बिल्कुल कह रहा हूँ। इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन उसकी स्ट्रेंथ है और जीएसटी कट्स के थ्रू ही वो एक तरीके से एक्सपेडाइट हो सकती थी और वो हुई, और उसी कारण आईएमएफ ने उसको एक अच्छा प्रेडिक्शन बताया है। लेकिन और भी कई फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में दम रखने के लिए जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं या फिर जो कूटनीति है या भारत के अन्य देशों के साथ संबंध हैं वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी सरकार ने इसी साल 3 फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स भी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए हैं। ओमान के साथ किया, न्यूजीलैंड के साथ किया, यूके के साथ किया। कोशिश सरकार कूटनीति के हिसाब से कर रही है, लेकिन अभी भी समस्याएं खड़ी हैं। सारी बातों को आपने सुना। बेरोजगारी का 7% का डेटा भी खड़ा है। तो कई पॉइंट हैं जो यहाँ पर दो प्रवक्ता बैठे हैं। नितिन जी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने एक बात कही कि आईएमएफ ने जो कहा है वो कोई बहुत बड़ा हर्ष का विषय नहीं है, वो एक आम बात है। कंजप्शन बढ़ा है तो उसे लेकर उन्होंने कहा कि हमें दरों में बदलाव करना पड़ेगा, तो इस पर हम बहुत ज्यादा हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाने लग जाएं कि वाह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी तारीफ कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये कोई खुशी का विषय नहीं है, ये नॉर्मल बात है। प्रियव्रत जी क्या रिएक्शन देंगे? मुझसे पूछिए। प्रियव्रत शर्मा जी से मेरा प्रश्न जी। देखिए, हमारी सरकार राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से काम करती है और पूरी लगन के साथ काम करती है। देश का नागरिक, हर नागरिक कैसे सुदृढ़ हो, समृद्ध हो, उसके वो फोकस करके ध्यान करती है। हम ना ज्यादा खुशी मनाते हैं ना मातम मनाते हैं, हम केवल और केवल काम पर फोकस करते हैं और काम ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और वो करके दिखाया है। 11 साल के अंदर कैपेक्स की बात कर रहे थे अभी बोरा साहब, 11 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स करने के लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए संसाधन जुटाए हमने। 50 लाख करोड़ रुपए का बजट पहुंचा दिया। ये 5 लाख करोड़ के बजट के ऊपर इनकी प्लानिंग फेल हो जाती थी। तो हमने कितना बड़ा विजन किया, 2047 में 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का एक विजन रखा। जब विजन नहीं होगा किसी के पास, वो काम क्या करेगा? हमने 2014 के अंदर जब बजट दिया था, निर्मला सीतारमण जी ने, उस समय जेटली जी थे और बाद में निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि मैं भविष्य के 25 साल के लिए नींव का पत्थर रख रही हूँ, और वो सच साबित हो रहा है, दिख रहा है, सामने दिख रहा है। जिस तरीके से हमारी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ी है, हमारी जो जनसंख्या को लोग सोचते थे कि ये बर्डन है, हमारी वो जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन हमारा पावर बन रही है। हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे जीडीपी बढ़ रही है, कैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, कैसे हम दुनिया के अंदर ग्लोबल जो लीडरशिप हमारी उभर के आई है। आज मोदी जी को पूछे बिना लोग दुनिया के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। हमारी ग्लोबल कैपेसिटी, व्यापार के अंदर, सुरक्षा के अंदर, शक्ति के अंदर, सब जगह हम जो डोनाल्ड ट्रंप का मूड खराब हुआ और जो भार उन्होंने भारत के ऊपर डालने की कोशिश की है, उसे हम गाहे बगाहे ये नहीं बोल सकते कि हमारी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, मजबूर करने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हम संभले हुए लोग हैं तो हम संभल गए। लेकिन पॉलिटिकल रिलेशंस और इंटरनेशनल लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत अलग या कुछ बहुत बड़ा करिश्मा मोदी जी की तारीफ दुनिया भर में होती है। कोई डाउट नहीं है इस बारे में कि ग्लोबल लीडर हैं और उन्हें बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन जो रिलेशनशिप की जब वॉर की बात आती है तो कुछ बहुत किसी देश ने हमें बहुत बड़ा फेवर कर दिया हो ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है। तो इस विषय पर मुझे कुछ बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखा। लेकिन हाँ, नितिन जी को जवाब देना चाह रहे हैं जी। ठीक है, देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि तेरे गांव में मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे और आंकड़े किताबी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज 100 करोड़ जो हमारी 140 करोड़ जो जनता है उसका क्या हाल है, आपको वो जानना है। आज ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर्जा इन्होंने 55 लाख करोड़ को पार करके लगभग 300 लाख करोड़ ये करने वाले हैं। आज प्रति व्यक्ति जो कर्ज है 90,000 से 4.8 लाख ये कर दिया। आमदनी का 25.7% केवल कर्ज चुकाने में जा रहा है। 55% लोग केवल सर ये बातें आप कई बार रिपीट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि बार बार एक ही बात को हम क्या जवाब लें, उनसे जवाब भी ले लिया। सर समय की थोड़ी सी कमी है नितिन जी, समय की थोड़ी सी कमी, लेकिन सभी प्रवक्ता जुड़े।
प्रियव्रत जी, समय लिमिटेड है वरना मैं आपका जवाब जरूर लेती, लेकिन आप सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। आईएमएफ ने भारत की तारीफ की, अच्छी बात है, ग्रोथ इंजन भारत को बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आज भी गरीब का, जो देश का गरीब है, गरीब आदमी आज भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन सरकार से रखता है और बजट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरप्राइज ये बजट लेकर आता है। शुक्रिया, इसी के साथ सभी लोग जुड़े और खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।